हेलो एस्पिरेंट्स, मैं प्रोफेसर सनी कपूर आज आपके साथ यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के क्वेश्चन पेपर में इंडियन पॉलिटी के सेक्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं कि अभी कुछ देर पहले ही ये जो है पेपर ख़त्म हुआ है और बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है। इसके आंसर कीज हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर्स को। फिलहाल हम जो है क्वेश्चन आंसर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज जो मैं तुम्हारे को अभी बताऊंगा, मैं तुम्हें एज अ टीचर ना बता करके एज अ स्टूडेंट की रिस्पेक्ट से बताऊंगा कि स्टूडेंट ने एग्जाम में किस हिसाब से सोचना चाहिए था। क्योंकि जब एग्जाम में बच्चा पेपर देने जाता है तो जरूरी नहीं होता सारे क्वेश्चंस उसको आते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आज आपने जब एग्जाम दिया होगा अभी कुछ देर पहले तो महसूस भी किया होगा। तो किस तरीके से हम सही आंसर तक पहुंच सकते थे, एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। और इंडियन पॉलिटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं बात कर रहा हूँ सेट ए की। ओके, हम बात कर रहे हैं सेट ए की। सेट ए में आपका हो सकता है सेट डिफरेंट हो बट क्वेश्चन सेम होगा। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब भी हम ऐसा स्टेटमेंट का क्वेश्चन पढ़ें, हम सबसे पहले क्या पढ़ें? कंसीडर स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये पढ़े ये पूछ क्या रहा है हमसे, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. Quite possible बच्चे ने जब इंडियन पॉलिटी पढ़ी हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तो उसको ये बात ना पता हो। क्वाइट पॉसिबल बच्चे को ये बात ना पता हो कि ये बात ठीक है या गलत है। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish the contempt of themselves. ये बात बिल्कुल ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करे या हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट करे, तो उस केस में उनके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे कि वो पनिश कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारे को सही लग रहा है। और अगर आपने देखा होगा आर्टिकल 129 में भी ये बात लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट फॉर इटसेल्फ। और आर्टिकल 215 में भी हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। और अगर आपको आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 के बारे में नहीं भी पता हो, मुझे पूरा विश्वास है कि जब आपने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 पढ़ा होगा और वहां पे आपने सब आर्टिकल फर्स्ट में पढ़ा होगा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक्सेप्शंस, वहां पर भी आपने इस बात को पढ़ी होगी। तो ये बात हमें सेकंड बात बिल्कुल सही लग रही है। थर्ड बात हम पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो एग्जाम की तैयारी करके गया होगा और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी, उसको इतनी बात पता होगी कि ऐसी एज सच कोई भी डेफिनेशन नहीं दे रखी। इतना बड़ा फ्लॉ किसी की पढ़ाई में नहीं हो सकता कि उसको यही नहीं पता लगा सिविल क्रिमिनल जो है, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की तौहीन अवमानना के लिए कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। ये बात बिल्कुल सही है। डिटेल्स कौन प्रोवाइड करता है? पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है। सो अब हमने देखा कि स्टेटमेंट 3 गलत थी, तो हम 3 को यहां से भी काट दें, जहां जहां 3 दिखाई दे रहे, और हम 3 यहां से भी काट लें।
अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, दोनों में 2 and 4 कॉमन है, दोनों में 1 and 2 क्या है, कॉमन है। फोकस हमें 4 पे करना है कि 4 ठीक है या नहीं है, क्योंकि जोन सा सही होगा वही हमारा आंसर होगा। 4 को देखें तो 4 हमारे को स्टेटमेंट ठीक लगी है, तो इसका मतलब है इसका सही आंसर होगा बी। सो आंसर इज बी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का ये आंसर सही हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं भी पता होगी तब भी काम चल रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं भी पता, घबराने की बात नहीं है। आप मुझे जो है नीचे कमेंट में बताएंगे कि आपने जो है क्या सही किया या गलत किया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बट पढ़ने से पहले हमें क्या समझना होगा, क्या कंसीडर करें, करेक्ट कौन सी है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे फिर नीचे देखेंगे अच्छा करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट है फिर दोबारा पढ़ेंगे। नो, अप्रोच क्या होती है, पहले पढ़ ला, अच्छा करेक्ट पूछ रहा है, अब पढ़े पहली स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रहा है अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन requires a prior recommendation of the president of India। मतलब संविधान में संशोधन करने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने से पहले हमारे को देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्लास में भी आपको पढ़ाई गई है। क्योंकि जब लोकसभा राज्य जब सारे चाहते हैं तो हम राष्ट्रपति को इतना जो है पावर नहीं दे सकते कि उससे हमें पूछने की जरूरत पड़े। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और अगर पहली गलत है तो नीचे देखते हैं 1 जहां जाए बच्चों काट दो, 1 गलत है, 1 गलत है, 1 गलत है। क्या पढ़ने की जरूरत है आगे? नो। सही आंसर क्या है? बी। सो आंसर इज बी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपने इसमें कितना टाइम लगाया, क्या आपने भी इसी टेक्निक को फॉलो किया या आप 2 और 3 को पढ़ने में लग गए और जो है आपने किसी और अप्रोच को फॉलो किया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से क्या कंसीडर करना है, पहले हम पढ़ लें करेक्ट क्या है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। नो, हम जानते हैं कितनी रैंक्स हैं, 3 रैंक्स है, क्लास में भी पढ़ाया हुआ है आपको। तो ये स्टेटमेंट इतना पढ़ते साथ आपको एग्जाम में समझ आ गया होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 4 में नहीं 3 में है, ये तो बिल्कुल गलत है। और दूसरा लिखा हुआ है अ टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha। ये बिल्कुल सही बात है। ज्यादा से ज्यादा मंत्री कितने हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं। ये बात तो बड़ी कॉमन है और आपने पढ़ी हुई है, क्लास में भी पढ़ाई हुई है। तो स्टेटमेंट क्या है, हमारी पहली गलत है और हमारी स्टेटमेंट दूसरी ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? बी। अब मुझे कमेंट में बताना आपने ठीक किया या गलत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर 15, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा। एक्सक्लूसिव पावर्स, एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। चलो पढ़ते हैं। पहला लिखा है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी को रेटिफाई करने के लिए सिर्फ लोकसभा का ही रोल है क्या? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमें गलत लग रही है प्राइमा फेशिये, ये गलत है भी सही। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस
अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपने पढ़ा होगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, जब कोई भी बच्चा इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू करता है तो मुझे लगता है आपने भी ये पढ़ा होगा कि आर्टिकल 75 में भी ये बात लिखी हुई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और लोकसभा को अगर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए तो सरकार गिर जाती है। तो बिल्कुल ठीक बात लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीच का मतलब रिमूव करना। राष्ट्रपति को हटाने का क्या अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है? नो, आपको क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, पूरा प्रोसीजर पढ़ा रखा है, लोकसभा कैसे करती है, राज्यसभा कैसे करती है, दोनों हाउसेस का रोल है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसका मतलब है जब 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, तो बची कौन सी? 2 ओनली। सो इसका मतलब है आंसर 15 में ऑप्शन बी इज राइट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप मुझे बताना कमेंट में कि क्या आपने ठीक किया या गलत किया। क्वेश्चन नंबर 16, with reference to anti-defection law in India, consider the following statements. Anti-defection law के बारे में पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओके, the law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. आपको पढ़ाया गया था क्लास में, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। क्या प्रोविजन कहता है? प्रोविजन को एक बार देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months। मतलब 6 महीने के बाद ज्वाइन किया तो हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसका मतलब है 6 महीने से पहले ज्वाइन करना है। पेपर में क्या आया? पेपर में कैनॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months। उल्टा, वो 6 महीने में कर सकता है और इसमें आया 6 महीने में नहीं। इसका मतलब है ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। सेकेंड है लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। हम जानते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? लोकसभा के स्पीकर। उनको लोकसभा के स्पीकर के पास पावर है, लेकिन उन पावर को कितने टाइम में एक्सरसाइज करना है ये बात नहीं लिखी है। क्लास में भी आपको पढ़ाई गई थी। वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को यूज करते हुए, लेकिन वो कितना टाइम लेंगे, टाइम फ्रेम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन दैट रिगार्ड। सो ये स्टेटमेंट 2 क्या है? बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सो इसीलिए इसका आंसर है 2 ओनली, बिकॉज फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकेंड इज राइट। आप मुझे बताना कि क्या ये जो है आपने आंसर सही किया है या गलत किया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17. Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of government who are allotted to participate in the meeting of Parliament of India. ये बात आपको पढ़ाई गई थी, आपने पढ़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है every minister and attorney general of India shall have the right to speak in or otherwise to take part in the proceedings or either house or joint sitting of the house। मतलब मंत्रियों को अधिकार है किसी भी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, किसी भी हाउस की जो है कार्रवाई में जो है शामिल हो सकते हैं, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकता है। केवल 2। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये नहीं, अधिकार एक को दे रखा है, क्वेश्चन में 2 पूछ रहा है। ये क्या हो गया? गलत। दूसरा लिख रहा है अकॉर्डिंग टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइन्स। नो,
हम जानते हैं ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पढ़ा होगा, उसमें क्या है, ये प्लेजर पे होते हैं। किसके प्लेजर पे? प्रेसिडेंट के। और 5 लोग आपको पढ़ाए थे, ये जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर वर्क करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो है हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाली भी गलत है। इसीलिए नीदर वन नॉर टू, ना ये ठीक है ना ये ठीक है। सो आंसर डी इज राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विद रेफरेंस टू द रिट्स, रिट के ऊपर क्वेश्चन है आर्टिकल 32 पे। इशूड बाय द कोर्ट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या कंसीडर करना है, कौन सी करेक्ट है, ठीक कौन सी है? मैंडेमस will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty। मैंडेमस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगता है, ये बात ठीक है, ऑब्वियसली बात हमने पढ़ा हुआ है ये। मैंडेमस will not lie against a company even though it may be a government, ऐसा नहीं है, चाहे सरकारी भी हो, गवर्नमेंट के ऊपर तो लगेगा। सो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। Any public minded person can be petitioner to move to the court to obtain the writ of querentur, कोई भी जा सकता है, ये बात आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है। सो इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर 1 एंड 3, बिकॉज 2 क्या है यहाँ पे गलत है। उम्मीद करता हूँ आपने सही किया होगा। आप जो है मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने जो है इसको ठीक किया या नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है विद रेफरेंस टू द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन है और उसमें पूछ रहा है, ये 4 स्टेटमेंट्स बता रखी हैं और आपको पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। ये बात हो सकता है आपको पता ही होगी, कॉमन है, नॉर्मल बात है, लेकिन स्टिल अगर आपको डाउट हो तो गलत भी नहीं लग रही होगी, अगर सही नहीं लग रही तो गलत भी नहीं लग रही होगी, ये बात ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये सही लग रहा होगा, ठीक है। दूसरा, देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन, ऐसा मैंडेटरी है क्या, दैट द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर में जो कैंडिडेट होगा लोकसभा में, या तो वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का होगा या रूलिंग पार्टी का होगा, सिर्फ 2 पार्टी में से ही एक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरे लोकसभा में किसी का भी हो सकता है, ना कि किसी एक का। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर्स व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। ऑब्वियसली बात है, जैसे स्पीकर की पावर होती है वही पावर इसकी होती है, ये बात ठीक है। स्टेटमेंट 4, the well established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved to the speaker and duly seconded by the prime minister। ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है, ये क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब दूसरी और चौथी गलत है बच्चों, जहां दिखे काट दो। 4 दिख रहा है काट दो, ये दिख रहा है काट दो, इसका मतलब ये 2 and 4, 2, 3 and 4, 3, 4 जहां दिख रहा है काट दो, बचा कौन सा, 1 and 3। सो आंसर इज ए। मैं उम्मीद लगाता हूं आपको इमीडिएटली आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, 2 गलत है तो जो बच गई 2 वो ठीक है, आंसर बड़ा इजीली निकल आया होगा। फिर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, उसमें बता रखा है कि इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which one of the following statement
बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अगर शेड्यूल 5 में किसी एरिया को डाल दिया जाए तो उसका बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब इन चारों में से बेस्ट बताना है हमने। पहला, this would prevent the transfer of land of tribal area to non-tribal people. This would create a local self-governing body in that area. This would convert that area into union territory. The state having such areas would be declared special category state. हाँ, कोई एरिया को हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं कहेंगे, कॉमन सेंस की बात है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और शेड्यूल 5 में डाल देने की वजह से वो यूनियन टेरिटरी भी नहीं बन जाती, ये भी गलत है। और ऐसा नहीं है शेड्यूल 5 में जाने की वजह से ही वो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनेगी, ऐसा भी नहीं है। तो क्या बचा, कॉमन सेंस की बात है, यही प्राइम ऑब्जेक्टिव है इसका। सो 73 का आंसर कौन सा सही है, ए। मुझे लगता है कि एक जो है अभी ये एवरेज पेपर था, और जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है तो उसके लिए आसान होता है, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए मुश्किल होता है। और अगर आपने जो है आपने अपने आंसर्स को इवेल्युएट किया और आपको लगता है कि आपका आंसर ठीक है, आप जो है मेंस के लिए जा रहे हैं, सो हमने मेंस के लिए मेंस स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, विच इज़ अबाउट टू स्टार्ट, जिसमें हम सिर्फ की एरियाज को टच करेंगे ताकि आप मेंस में जो है अच्छा स्कोर कर सकें। एंड जैसे इसके अंदर हम ऐसे राइटिंग के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे, इसके अंदर हम जो है केस स्टडीज ऑफ एथिक्स पे स्पेशल फोकस करेंगे, सेकंड एआरसी रिपोर्ट के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। सो अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, सो यू कैन विजिट आवर इंस्टीट्यूट और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और you can basically contact us, information will be given in the description box। and आप मुझे बताएं कि आपको पेपर कैसे लगा, और जो है आप इसको 10 में से क्या जो है डिफ़िकल्टी लेवल का जो है कितने जो है मार्क्स देंगे, आपको क्या लगता है 10 में से कितना डिफ़िकल्ट था पेपर आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। इन केस आपको कोई और हेल्प हमसे चाहिए हो तो आप मैसेज के थ्रू हमारे को बता सकते हैं। Thank you so much.